हेलो, वेलकम टू द सिविल इंडिया चैनल। कैसे हैं आप? सब अच्छे हो? आज हम लोग नंबर सिस्टम का, जैसा आप जानते हैं, चल रही है, तो आज हम लोग का पार्ट नंबर 10 है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो उसके पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। कल की क्लास हम इसीलिए नहीं ले पाए क्योंकि कल इंस्टीट्यूट में मीटिंग रखी गई थी। तो सभी टीचर्स का ये सुझाव था, इवन डायरेक्टर, कि आप सब क्या करिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू। रीज़न क्या है ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का और ये पेड क्लासेस क्यों करी जा रही हैं, उसके पीछे भी बातों को, क्योंकि कई ऐसे स्टाफ भी हैं भाई जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऑफिस बॉय हैं, काउंसलर हैं, मैनेजर हैं, सबके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा भाई। जब तक पैसा आएगा नहीं तो आप आगे सैलरी काटोगे कैसे? इसलिए मजबूरी है कि हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पेड करनी। कि आप जानते हैं अभी तक हम लोगों ने फ्री क्लासेस दी तो आगे भी दे सकते थे, लेकिन अब जब हम लोगों के पास खुद अर्निंग नहीं है तो हम आगे जो हम लोगों पे डिपेंड है पर कैसे पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए बहुत मिनिमम रेट पर सारी चीज़ें स्टार्ट करी जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में केवल और केवल 4 तरह के बैच शुरू होंगे। सबसे पहला एक एसएससी लेवल का बैच होगा। इसके अलावा टेट सीटेट लेवल का एक बैच होगा। इसके अलावा सुपर टेट का एक बैच होगा। एक कंप्लीट बैच चलेगा, ये कंप्लीट बैच चलेगा, ये कंप्लीट। एक और बैच चलेगा जो हमारा यूपीएसआई लेवल का, कि आगे आने वाली डेट में इन चारों के एग्ज़ाम कंपलसरी हैं कि होंगे ही होंगे, 110%। कारण क्या है, 2022 में गवर्नमेंट को इलेक्शन भी लड़ना है, इसलिए ये एग्ज़ाम होगा ही होगा। और अभी मैं शायद एक ट्विटर में एक ट्वीट देखा था मैंने, शायद अगस्त या सितंबर में एक एग्ज़ाम इन पे करवाए जाए, ठीक है। तो खैर यूपीएसआई की डेट 15 जून भर दी गई है, बढ़ा दी गई है फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। एग्ज़ाम होंगे ही होंगे अगस्त से सितंबर के। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोर्स एक शुरू कर लिया जाए इन सभी के। जैसे जैसे टीचर आते जाएंगे सबकी क्लासेस मिल, ये देख रहे हैं कि कौन कौन टीचर्स, अभी अभी सभी टीचर्स अपने अपने गाँव चले, उनको आने में कितना टाइम लगता है, यहाँ कैसी फैसिलिटी है, यहाँ का रूम का रेंट लगेगा, सारी बातों को सोचकर ही क्लासेस पेड करेगी। तो आपके क्या क्या डाउट हैं, आप जो हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं इतने सारे बच्चों, समझ लीजिए क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। कोर्स आप समझ गए। अब आपको जिस कोर्स में एनरोल होना है, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है ए, वो एसएससी का बैच चाहे, क्या करेगा, अपना नाम और आगे एसएससी बैच लिखकर भेज देगा। हम हर बैच में ओनली केवल 50 स्टूडेंट को एनरोल कर, कारण क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे तो ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और स्मूथली वर्क। हर बैच में केवल और केवल कितने स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स ही ले पाएंगे। मजबूरी है क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने से ऐप में भी एक लिमिटेड चीज़ है। तो जैसे जैसे ऐप अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, या हमें लगेगा बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर हम उनका और अलग बना देंगे। अभी फ़िलहाल हर बैच में 50 स्टूडेंट होंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, आपको अपना नाम और जिस बैच में आपको अनरोल हो, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है, वो एसएससी में होना चाहता है, तो वो मेरे नंबर ए नाम के स्टूडेंट है और हमें एसएससी में एनरोल, आप इनमें से कोई भी बैच में एनरोल होंगे तो आपकी फ़ीस होगी 5 फीस पर मंथ। मतलब किसी भी बैच में आप सुपर टेट लेना चाहते हैं तो भी आपको 500, टेट सी टेट होना चाहते हैं तो भी आपको 500 रुपये पर मंथ। एसएससी लेवल के बैच में जाना चाहते हैं तो, यूपीएसआई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी 5। बात समझ में आ गई? कुछ बच्चों के मैसेज ये आ रहे थे, सर मेरी ऑफलाइन वाली फ़ीस अभी कुछ बाकी थी, एडजस्ट कर। बेटा ऑफलाइन वाली फ़ीस जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो उसमें एडजस्ट होगी, ठीक है। तो आपका कोई भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपका फ़ीस बाकी है तो जब आप अपना कार्ड लेके आएंगे ऑफलाइन बैच उसमें एडजस्ट कर, इनका क्राइटेरिया अलग है ऑफलाइन। ये इशू मत बनाइएगा कि सर मेरा तो ऑफलाइन की फ़ीस, यहाँ तक ये बात क्लियर। इसके अलावा हम जो मैथ का बैच चलाते आ रहे हैं, कि आप जिसके अंतर्गत कुछ देख रहे हैं, मैथ का बैच भी कंटिन्यू चलेगा लेकिन उसकी फ़ीस एक से 300 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर अगर हम एसएससी पढ़ेंगे तो क्या उसमें आप पढ़ाएंगे, या टेट सी टेट पढ़ेंगे तो क्या उसमें मैथ नहीं पढ़ेंगे, क्या सुपर पढ़ेंगे तो उसमें, यूपीएसआई पढ़ेंगे तो उसमें मैथ। दोनों बातें आप समझ लो बहुत अच्छे से, दोनों चीज़ें अलग अलग। ये एक प्रॉपर कोर्स वाइज बैच है,
इसमें आपके कोर्स के हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। ये आपका केवल और केवल जनरल मैथ का बैच है। अगर हम और अच्छे से हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग, मैंने मान लीजिए एसएससी का एक बैच ज्वाइन कर लिया। एसएससी के बैच में बेटा इंग्लिश भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीएस भी होगी और मैथ भी। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है। अब दिन तो हमारे पास 6 ही है। मान लीजिए हम आपको डेली 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं या 1.5 घंटे की क्लास दे रहे हैं, जैसा भी सिंपल टीचर सेट करेंगे। मान लीजिए 2 घंटे की क्लास है। अब आप बताओ कि पूरे वीक में मैथ की क्लास केवल 3 ही तो आ पाएंगी ना भाई। 3 ही क्लास चलती थी ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन में भी कितनी क्लास चलेंगी? 3। बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो 4, यानी कि पूरे वीक में आप मैथ केवल 3 से 4 घंटे पढ़। और जो अलग से हम आपको मैथ का बेस दे रहे हैं उसमें आपको डेली, डेली का मतलब पूरे 6 डेज, ठीक है, पूरे के पूरे 6 दिन। संडे में भी हम अभी ऑफ रख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे और आगे बढ़ जाएगा, 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, तो संडे को हम लोग टेस्ट रखें। ठीक है, अभी फिलहाल मैं संडे ऑफ रख, 6 दिन हम आपको पढ़ाएंगे। संडे वाले दिन आपका क्या करा जाएगा, टेस्ट मैथ में ही चलेगा। और इस मैथ की बैच में हम प्रॉपर बैच वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि हम पूरी की पूरी मैथ आपको पढ़ा देंगे, और एक बार अगर आप पूरी मैथ समझ गए, आपके कोई एग्जाम दीजिए, हम आपको इसीलिए बेसिक टू हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, बड़े आराम से एक एक बात को डिस्कस कर रहे हैं। ये है बस दो। यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो हम केवल और केवल मैथ जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, और केवल किसको टारगेट कर रहे होंगे, एसएससी। या टेट वाले बैच में केवल किसको टारगेट कर रहे होंगे, टेट को। ठीक है, या सुपर टेट वाले बैच में किसको टारगेट कर रहे होंगे, सुपर टेट को। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे होंगे या पूरी मैथ, अगर इस वाले बैच को आपने पढ़ लिया तो चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का, चाहे यूपीएसआई, चाहे सुपर टेट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। दोनों बातों में ये फर्क है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे थे कि सर हम दोनों बैच लेना चाहिए। तो अगर हम एसएससी का बैच लें तो आपके मैथ वाला बैच को ज्वाइन करें, तो भाई एसएससी वाले बैच की फीस 500 है, मैथ वाले बैच की फीस 300 है, तो 500 ये 300 ये, मतलब आपको 800 रुपये पेड करने के पर मंथ। क्लियर है बात, समझ, कोई डाउट नहीं? और एक बात समझ कि ऑनलाइन पेमेंट आपको करना हो। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, 2 तरीके से ऑप्शन है। तो आपको ऐप के थ्रू कर लेना है, या तो आप गूगल पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। आपको 29 या 30 तारीख तक सारे लिंक मिल जाएंगे कि किस लिंक पर आपको पेमेंट कर, आपको 29 या 30 तारीख तक पेमेंट करने को ऑप्शन मिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई इशू हो तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जीपी हमने आपको स्टार्टिंग करी थी प्रोग्रेशन से। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होती है, श्रेणी। हमने आपको ये बताया था कि श्रेणियाँ कितने प्रकार की होंगी, 3, जिसमें कि नंबर 1 कौन सी थी, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 क्या थी, जी। नंबर 3 क्या थी, एच। ठीक है, जीपी हो गई। आज के लिए नोट्स में आप हेडिंग लगा लो जीपी, हेडिंग लगा लें। जीपी का मतलब क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। भी बच्चे हेडिंग लगा लीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी। अब ये गुणोत्तर श्रेणी क्या है, लिख लीजिए। एक ऐसी संख्याओं की श्रेणी, एक ऐसा क्रम का, ऐसा क्रम में संख्याओं के मध्य अनुपात बराबर। अनुपात का मतलब रेशियो, रेशियो। ठीक है, संख्याओं के मध्य अनुपात बराबर हूँ, क्या कहलाते हैं, गुणोत्तरात्मक या गुणोत्तर, जो भी आप बोले, श्रेणी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कैसे। ये ये है 832 एक सीरीज। अब जब आप नोटिस करो, 2 और 4 में रेशियो कितने का, भाई 1 और 2 का। 4 और 8 में भी रेशियो कितने का, 1 और 2 का। 16 32 में भी रेशियो कितना, 1 और 2 का। 8 16 में भी रेशियो कितना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये सारी चीजें क्या है, समान रेशियो में बढ़ रही हैं। अगर ये समान रेशियो में बढ़ रही है, इसका मतलब हो गया कि यही हमारी संख्या है जो हमारी कहलाती है गुणात्मक श्रेणी। अब सर जी आप तो यहाँ पर रेशियो बोल रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड देखते थे। हाँ, आप इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं, एक ऐसी श्रृंखला जिनमें गुणा बराबर क्रम में चल रहा हो। ठीक है,
अब कैसे भाई, 2 का से 4 बनाने के लिए 2 का गुणा, 4 से 8 बनाने के लिए 2 का गुणा, 8 से 16 बनाने के लिए 2 का गुणा, 16 से 32 बनाने के लिए 2 का गुणा, 32 से 64 बनाने के लिए 2 का गुणा। बात सही है। लेकिन अब आप समझना, एज अ टीचर ये बात आपको समझना पड़ेगा, जितने भी बच्चे टीचर आगे बनना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक बात को डिटेल में समझने की। अच्छा ये बताइए, रेशियो हम बोल रहे हैं, ये जो मैंने आपको लिखा है रेशियो बराबर होता है, रेशियो का मतलब क्या हुआ? रेशियो को हम ऐसे ही तो लिखते हैं एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स बटे वाई होगा। एक्स बटे वाई हम कह सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में आ गया, डिवाइड का मतलब भाग के फॉर्म। और भाग का उल्टा क्या होता है? भाग का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। तो जहां पर रेशियो काम करेगा वहां पर डिवाइड काम करेगा, और डिवाइड काम करेगा तो मल्टीप्लाई भी काम करेगा। तो इस सीरीज को चाहे आप रेशियो से डिनोट कर दो, चाहे डिवाइड से डिनोट कर दो, चाहे मल्टीप्लाई से डिनोट, बात एक ही। दोबारा से एक बार समझ लो क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम आपको ये सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। डिवाइड का मतलब, डिवाइड का अगर हम उल्टा कर देंगे तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा? डिवाइड का उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, देखो कैसे, दोबारा से समझ। ये जो नंबर लिखे थे 2, 4, 8, 16, 32 वाले, इनको एक बार दोबारा से अब जरा यहाँ पर देखो, 2 और 4 के बीच में रेशियो कितने का है? 2 और 4 के बीच में रेशियो का बेटा 1:2 का है। 1:2 का है। 4 और 8 में रेशियो कितने का है? 4 और 8 में, 8 और 16 में रेशियो कितने का है? 1 और 2 का है। 16 32 में रेशियो कितने का है? 32 64 में रेशियो कितने का है? 1 और 2। रेशियो भी फॉलो कर रहा है। अब आप जरा यहाँ पर देख लो, 2 से 4, 2 से 4 गुणा कितने का है? 2 का। 4 से 8 गुणा कितने का है? 2 का। गुणा कितना? 16 से 32 2 का, 32 से 64 2 का। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे भाई, अगर हम देखें तो डिवाइड हमेशा याद रखो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म करा जाता है। डिवाइड कैसे होगा? सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे। करके देख लीजिए। अगर हम ये कहते हैं बेटा 4 से 2 में डिवाइड करो, अगर हम 4 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2। 8 से 4 में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2। 16 से 8 में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2। 32 से 16 में भाग कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2। यानी कि रेशियो भी सेम होंगे, मल्टीप्लाई भी सेम होंगे, और डिवाइड भी सेम, है ना। किसी भी बात में आप बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्या के मध्य अनुपात बराबर होते हैं उन्हें गुणा कहते हैं। लेकिन अनुपात ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म में बोल देते हैं जिनमें गुणा बराबर। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये इतनी बात आपको सबको क्लियर हो गई, देखो कैसे और आगे की कहानी। अब इसमें क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या यूज करना है, क्या काम को देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे बनता है जीपी का स्ट्रक्चर। जीपी का स्ट्रक्चर जो बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ, क्या होता है? ए इंटू आर की पावर 1, ए इंटू आर की पावर 2, ए इंटू आर की पावर 3, ए इंटू आर की पावर 4, ऐसे। मतलब आपको अगर कोई जीपी का स्ट्रक्चर बनाना है तो वो इस फॉर्म। अच्छा ये बताओ, ये ए वाले स्ट्रक्चर को हम पहला पद बोलेंगे, ए इंटू आर वन को दूसरा पद बोलेंगे, ए इंटू आर टू, आर की पावर 2 को हम तीसरा पद बोलेंगे, आर की पावर 3 को हम चौथा पद बोलेंगे, और आर की पावर 4 को क्या बोलेंगे? पांचवा। मतलब ये हमारा जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म। अच्छा फर्स्ट टर्म को हम T1 लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? टर्म नंबर 1। ये हम लोगों ने एपी में पढ़ा था, ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये बताइए क्या है? ये सेकंड टर्म है। ये वाला क्या है बेटा? ये थर्ड टर्म है। ये वाला क्या है? फोर्थ टर्म है। ये वाला क्या है? 5 टर्म। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो कि हमें जिस टर्म पे जाना है उस टर्म पर जाने के लिए ए तो सब में ही आएगा, इनटू सब में ही आएगा, आर सब में ही आएगा। जिस टर्म पे जाना है उससे एक बार कम पावर आ जाएगी। देखो यहाँ पर 2 है, दूसरा टर्म तो पावर 1, तीसरा टर्म तो पावर 2, चौथा टर्म तो पावर 3, पांचवा टर्म तो पावर 4, है ना। अब अगर मान लीजिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए 15वां टर्म क्या होगा, आप बताओ जरा 15वां टर्म। ए इंटू आर की पावर 14 बोल देंगे क्या, है ना। अगर मैंने आपसे कहा कि बताइए 29वां टर्म, तो आप बताओ क्या बोलोगे? ए इंटू आर की पावर 28 बोल दोगे। मैंने कहा बेटा 47वां टर्म बता दो, आप कहोगे सर ए इंटू आर की पावर 46। मैंने कहा बेटा 53वां टर्म बता दो,
आप कहोगे सर a इंटू आर की पावर 52। अगर मैंने कहा nवां टर्म बताओ, nth टर्म क्या होगा, nth का मतलब कोई भी नंबर, आप कहोगे सर a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, nth टर्म का मतलब हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन। क्लियर। और ये बात और याद रखिए क्या, कि nth जो टर्म होता है उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एल से। ठीक है, क्या हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि सर एल बराबर ही होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस में। आ गई बात, हमने बोला nth टर्म की वैल्यू बताओ, तो nth टर्म की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब हो गया एल बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्या बात, कि nth टर्म बराबर हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, nth टर्म को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, l बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे की बात समझ। कुछ यहाँ पर फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को समझ लो कैसे। देखो, फार्मूला हेडिंग, ठीक है, सब कुछ जान ही रहे हैं। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। दोबारा हम लिख देते हैं, ए हमारा क्या होता है, ठीक है। इसमें अब जैसे वहां पर एपी में डी हुआ करता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर आर होगा। आर को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉमन रेशियो। रेशियो से आप बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, कॉमन रेशियो का मतलब होता है सार्व, सॉरी अंतर नहीं, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन रेशियो को हम लोग बोलते हैं सार्व पात। पात, ठीक है। इसके अलावा एल आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है, लास्ट टर्म। एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या। क्या होता है, एस एन क्या होता है, एस एन होता है एन पदों का योग, एस फॉर एन पदों का योग। ये कुछ बातें याद रखिए कि आगे इन्हीं पर बात चर्चा होगी, ए आर एल। अब फार्मूलाज ऑफ जेपी क्या क्या है, देखो कैसे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको आर निकालना है, आर, आर का मतलब सार्वनुपात निकालना है। सार्वनुपात निकलेगा ए टू बटे ए वन, ए टू बटे ए वन। मतलब जो दूसरा पद है, ए टू की जगह हम यहाँ पर कर दे रहे हैं टर्म्स नंबर टू, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से टी टू बटे टी वन, टू बटे टी। तो जहाँ पर ये टी क्या है बेटा, टी क्या है, टी का मतलब है पद, टर्म्स। ठीक है, टी का मतलब क्या हो गया, टर्म। सेकंड पद में से हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें, या फिर हम चौथे में से तीसरे को डिवाइड कर दें, या फिर हम तीसरे में से दूसरे को डिवाइड कर दें, या हम पांचवें में से चौथे को डिवाइड कर दें। तब हमें बाद वाले टर्म से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को डिवाइड करना है। दो से पहले क्या आएगा, एक, तो दो वाले में एक से डिवाइड। चार से पहले क्या आएगा, तीन, तो चार वाले में तीन से डिवाइड। तीन से पहले क्या आएगा, दो, तो तीन से पहले दो से डिवाइड। पांच से पहले कौन आएगा, चार, तो पांच वाले में चार से डिवाइड। क्लियर है। इस तरह से आप आर निकाल, एग्जाम्पल से समझ लो कैसे। हमने कहा बेटा, मान लीजिए कर दिया है 3, 9, 27, 81, 203, एक ये सीरीज है। हमें यहाँ आर निकालना है, तो आर बराबर चाहे हम 9/3 कर दें, चाहे हम 27/9 कर दें, चाहे हम 81/27 कर दें, चाहे हम 243/81 कर दें, आंसर सबसे सेम आ रहा होगा। चेक कर लीजिए, 3 से 9 काटोगे 3 आएगा, 9 से 27 3 ही आएगा, 27 से 81 3 ही आएगा, 81 से 2 3 ही आएगा। ठीक है, तो आर कैसे निकाला जाता है, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करवा देना। ठीक है, सेकंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले डिवाइड से फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करवा देना। क्लियर, ये हो गई वैल्यू किसकी। अब आगे बढ़ लेते हैं, इसके आगे, इसके आगे अब आपको क्या करना है, पदों का योग कैसे निकालते हैं देख लो। ठीक? अब हम लोग देखिए कि कैसे पदों का योग निकाल। अच्छा मान लीजिए
nth टर्म निकालना है। मैं अभी आपको बताया nth टर्म के लिए क्या फार्मूला आप लिख रहे हैं, फार्मूला जो ये भी nth टर्म बराबर क्या होता है, a इंटू आर की पावर। जैसे मेरे को 17वां टर्म चाहिए तो क्या लिखोगे, a इंटू आर की पावर 17 क्या जाएगा 16। ये भी याद रखें फार्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि हमें n पदों का अगर योग निकाल तो कैसे निकले n पदों का। देखो बेटा कैसे, n पदों का योग निकालने के लिए a ब्रैकेट r की पावर n माइनस अपॉन में r माइनस, कैसे फार्मूला होता है, ऐसा बराबर a ब्रैकेट r की पावर n r माइनस। यहाँ पर ये लिख लेना, लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब जब r किससे बड़ा हो, एक से। ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब r किससे बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां r एक से बड़ा हो जाता है, तो हम कैसे करेंगे, तब हमें यही फार्मूले को बदल देना है। 1 को आगे कर दो भाई, बड़े से ही तो छोटा घटता है ना। अगर 1 अगर बड़ा होगा तो भाई 1 से घटा देंगे हम लोग, कुछ नहीं सोचने की बात है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब r किससे छोटा हो, एक से छोटा हो। मतलब अब कौन बड़ा होगा, एक बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उससे घटेगा। मतलब अगर r बड़ा है तो r आगे आएगा, एक बड़ा है तो एक आ जाएगा। क्लियर। ये फार्मूला याद रख लीजिए पदों का योग। और इसके आगे, देखो क्या पूछा है। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए अगर अनंत पदों का योग करना हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से। क्या लिखोगे, अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट, मतलब अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग का बेटा फार्मूला a अपॉन 1 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, बहुत क्वेश्चन है। सम ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत पदों का, अनंत पदों का योग बराबर होता है a अपॉन 1। अनंत पदों का योग बराबर a। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे नोट्स आप क्या बनाएंगे लिख लो। यदि 3 का था कि p के पद मान सेट करने हो या मानने, तो 3 अगर पद आपको जीपी के मानने हो तो बीच में a रहेगा, इस साइड a की पावर r रहेगा, इस साइड a अपॉन r। आपको इस तरह से मान 3 पद। अगर 5 पद होते तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a की पावर r स्क्वायर। 5 पद में हम क्या करेंगे, a तो रहेगा, a की पावर r रहेगा, इधर a अपॉन r। 5 पद में हम यहाँ पर r का स्क्वायर कर दो, मतलब क्या कर दोगे, r स्क्वायर या 2r कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a अपॉन, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें करनी, लेकिन इतना ज़्यादा आपसे टफ चीज़ें पूछेगा नहीं। आपसे केवल क्या पूछेगा, 3 अगर मान लीजिए आपके पास टर्म आ जाते हैं तो क्या करना है, इस तरह। क्लियर, फार्मूले सारे समझ गए, सब कुछ वही बातें हैं। कोई भी ऐसी चीज़ टफ टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आने लगी। क्वेश्चन देखिए, समझते, क्वेश्चन देखिए, शुरुआत आ गई। पहला क्वेश्चन लिखा है 5 20 480। हमें ये समझना है कि भाई सीरीज कौन सी है। तो देखा 5 चौको 20, 20 चौको 80, मतलब कि मल्टीप्लाई सेम चल रहा है। अगर मल्टीप्लाई सेम चल रहा है तो हम ये समझ गए कि भाई ए का मान क्या आएगा, 5। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 20/5, 20/5, ए हो गया आर। अगर हम आपसे कहें लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म है 20,480 ना। आखिरी पद कौन सा है, आखिरी पद कितना है, 20,004। अब हमसे यही पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें कितने पद होंगे। आप एक बात बताओ, कितने पद का मतलब हो गया कि वो अब आपसे ये जानना चाह रहा है कि इस पूरी सीरीज में टोटल कितने पद। तो अगर हम आखिरी वाला पद निकाल लें तो हमें पता चल जाए कितने पद हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि आखिरी वाला पद है 20,480। अभी मैंने आपको बताया कि L बराबर क्या होगा, L बराबर होगा a इंटू आर की पावर n माइनस। L का मतलब अंतिम पद, याद है अभी मैंने 2 बार डिस्कस करा इसको। L का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद निकालने के लिए हम क्या करें, a इंटू आर की पावर n-1 कर दें। अब अंतिम पद आपके पास कितना दिया, 20,480, वैल्यू पुट कर दो। 20,480 बराबर ए बेटा कितना है, 5 है। आर कितना है आपके पास, 4 है। ऊपर एन हमें मालूम नहीं, हमें निकालना है, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा।
अब हम इसको 5 से काट लेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 20,480 बटे में आ जाएगा 5 बराबर में क्या है 4 की पावर n माइनस, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 0, 5 9 45, 5 छक्के, तो बन गया 4096 की पावर बराबर में है 4 की पावर बेटा कितनी n माइनस है। अब आप जरा सोचो, यहाँ पर 4 की पावर है, ये जो है यहाँ पर किसकी पावर है 4 की। अगर इधर 4 की पावर है तो कंपैरिजन तभी हो जाएगा जब हम इसको भी 4 के फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको 4 के फॉर्म में लाने के लिए अब हम क्या करें, इसके फैक्टर बना लें। 4096 के हम फैक्टर बनाना शुरू कर दें, किससे 4 से। चलो कर लेते हैं, 4 दाहम 40, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 से कट लो, 4 दूनी 8, 2 बचा 22, 4 पंचे 20, 4 शंख और भाई 4 से कर लो, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है 16, 4 4 और ये 1, है तो आप अपना साइड में कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ रहा है 6 बार, ठीक है साइड में आप कर लेना। तो ये 4 6 बार आएगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अगर 4 की पावर 6 हो जाएगी तो आप बताओ क्या इस वाले को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 6 बराबर 4 की पावर n माइनस, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो क्या ये वाला 4 ये वाला 4 हट जाएगा, बचेगा क्या 6 बराबर n माइनस, -1 उधर जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो आप बताओ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। डिफिकल्ट सवाल होते हैं लेकिन एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आप एक बार नोट्स बना तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना है। तो 3 बार इस वीडियो को देखेंगे आराम से सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बेटा सी ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन कोशिश करो। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम कॉमन रेशियो निकालें, कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से भाग कर देंगे, 8 में 2 से भाग कर दो 4 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा, क्वेश्चन हमसे कह रहा 20वां पद बताओ और उन 20 पदों का जोड़ बताओ। अब आप सोचना शुरू करो क्या कि सर ये 20वां पद निकालेंगे तो बताओ पावर क्या बार जाएगी 19 बार जाएगी। पावर कितनी बार जाएगी 19 बार। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, आर की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 की पावर कितनी आ जाएगी 19, ये कुछ बनेगा। अब आप और इसको अच्छे से लिख सकते हो 2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की होल पावर 19। मैंने अभी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कि पावर के अगर ऊपर पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 की पावर 1 यहाँ पर है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और 19 दूनी कितनी हो जाएगी बेटा 38। अब दोनों के आधार बराबर हैं तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, 38 और 1 39। इसका मतलब ये हो गया कि जो 20वां टर्म है वो क्या आएगा 2 की घात 39, ये तो आ गया 20वां टर्म। अब हमें क्या चाहिए, योग चाहिए, किसका 20 पदों तक का योग। अब आप योग का फार्मूला देखो। अच्छा बताओ r जो है 4 है यानी 1 से बड़ा है, फार्मूला क्या लगेगा a r की पावर n-1 अपॉन में r माइनस बनेगा। पहले टर्म्स को हम ऊपर सॉल्व करेंगे, देखो कैसे बन जाएगा। तो सम ऑफ 20 टर्म बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू बेटा कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है 4, n कितने हैं 20, पद कितने हैं 20 है, माइनस में कितना है 1 और डिवाइड अगर हम करें r-1, r-1 का मतलब क्या हुआ, r कितना है 4, 4 माइनस बराबर में ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ से वैल्यू क्या मिली 2/3 मिला, अंदर क्या मिला 4 की पावर 20 माइनस। क्लियर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा। अब हमारा जो आंसर मिल रहा है सही 2 की पावर 39 और 4 की पावर 20-1, यानी पहला ऑप्शन देखो, यही इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। अब इस क्वेश्चन में 7वां टर्म निकालना है। अगर आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो अब 7वां टर्म बोलो जरा क्या होगा, a इंटू आर की पावर कितनी बार 6 बार। तो a अगर हम देखें तो कितना है भाई, पहले a लिख लो, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 है, r की वैल्यू कितनी है 3/1 है यानी कि 3 है। ये दो चीजें मिल गई, a मिल गया और r मिल गया। चलो अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सर a की वैल्यू क्या है 1 है और r कितना है बेटा 3 है, पर पावर कितनी है 6। अब आप 3 की पावर 6 कर लो भाई, 1 की जगह तो कुछ नहीं आएगा, 3 की पावर 6 का मतलब कुछ है 3 4 5 और 6।
जब हम गुणा करेंगे 9 तियां 27 तियां 81 तियां 243 तियां 729, यानी कितना आ जाएगा 729, यानी सातवां जो टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ 7, यानी कि 7 पदों का हमें योग भी चाहिए। तो योग चाहिए, योग का फार्मूला a ब्रैकेट r की पावर n माइनस वन अपॉन में क्या आ जाएगा r माइनस, a का मान हमें पता ही है क्या होता है 1 है, r की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, n 7 है यानी पद 7 है, माइनस कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय r माइनस वन, r कितना है बेटा 3 है और 3 माइनस, अब हम देखें तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 माइनस 1 और बटे में कितना है 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 7 माइनस का 1। ये इस क्वेश्चन अगर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ, 729 ये दिख रहा है और 1/2 3 की पावर 7 माइनस 1, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन पर ए ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। बस फार्मूले आपको याद कर लेना है, अगर फार्मूले याद हो गए तो बहुत ज्यादा काम आता है। अब बताओ 24वें पद को हम कैसे लिखेंगे, 24वें पद को हम लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर कितनी 23, लिखा जा सकता है। तो अब जरा बताओ a कितना है, a तो है हमारा 18, कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू दी है 18, r की वैल्यू अब जरा निकालो, तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे 9/18, और 9/18 का मतलब क्या होगा 1/2 होगा। अब आप बताओ r की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, अगर r की वैल्यू 1/2 आ गई तो हम a की जगह 18 ले लें, r की वैल्यू 1/2 ले लें और पावर में कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो ये तो हो गया 24वां पद की 18 गुणे 1/2 की पावर 23 होगा। अच्छा कौन कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए में है 18 1/2 की पावर 23, और ऑप्शन नंबर डी में है 18 1/2 की पावर 23, यानी कौन सा आंसर नहीं हो सकता भाई, आंसर नहीं हो सकता वो बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, और कौन नहीं हो सकता सी वाला ऑप्शन नहीं, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। कौन कौन से ऑप्शन, बी वाला आंसर नहीं हो सकता और सी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो पावर 24 थी और क्या चाहिए पावर 23 वाला। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हट गए पूरे। अब दो में से हमें 24 में 24 पदों का योग भी चाहिए, 24 पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला बताओ, ए आर की पावर n माइनस वन करें या 1 माइनस आर की पावर n करें। क्यों अब ऐसा कर रहे हैं जल्दी बताओ, क्योंकि r 1 से छोटा है बेटा, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस आर हो जाए। सॉल्व कर लेते हैं, a की जगह क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 1 माइनस कर देंगे r की पावर देखो कितनी, ये बन जाएगा 1 माइनस आर का मान कितना है 1/2, पावर बताइए कितनी है जरा, n का मतलब कितना है 24, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बताओ r माइनस वन, आर माइनस वन का मतलब क्या हुआ 1 माइनस आर का मतलब क्या हुआ 1 माइनस वन। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, देखो पहले कुछ ऑप्शन ऐसा है क्या, इसको पहले सॉल्व कर ले। अच्छा 1 - 1/2 बताओ क्या बन जाएगा, 1 - 1/2 तो 1/2 ही बन जाएगा। अच्छा 1/2 बनेगा तो ये दो घूम के ऊपर आ जाएगा, अगर ये दो घूम के ऊपर आ जाएगा 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या 36 हो गया, अंदर क्या बचा 1 - 1/2 की पावर बेटा बताओ कितनी 24, ये तो बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये वाला देखो, इस 1 - 1/2 की पावर कितनी 24। क्लियर, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, इस सवाल का सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको फार्मूले अप्लाई करने आ गए अगर बेटा, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी और ये टॉपिक बड़े आराम से आपका आने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, जीपी का पांचवा पद 81। अब जरा आप बताओ पांचवा पद, पांचवें पद को हम कैसे लिखेंगे, a इंटू आर की पावर 4 है ना, और प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या होता है a की वैल्यू क्या है 16, तो जीपी का हमें चौथा पद चाहिए, चौथे पद का मतलब हो गया फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखेंगे a इंटू आर की पावर 3 हमें निकालना है, ये क्वेश्चन हमें करना है। अब जरा बताओ a की वैल्यू अगर 16 है, ये वाली वैल्यू अगर 16 दी है, क्या हम ये वाला a को उठाकर यहाँ पुट कर दें, कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 16 इंटू आर की पावर 4, ये पांचवा टर्म आपको कितना दिया 81 दिया, बराबर में यहाँ 81 आ जाएगा।
अब बताओ r की पावर 4 हम करेंगे तो 81/16 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 4 हटाएंगे तो यहाँ पर 4 टाइम रूट आ जाएगा। 81 किसकी पावर 4 होता है? तो 3 की पावर 4 81 होता है भाई। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करो तो 81। 16 किसकी पावर 4 होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन पावर 4 किसकी? 2 की। हम कहेंगे सर r की वैल्यू आ जाएगी 3/2 बेटा। r की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। यहाँ से आपने जो वैल्यू निकाली वो किसकी आ गई? r बराबर आ गया 3/2। ठीक है, अब अगर r की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू पता है, तो क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। a की जगह क्या लिख लेते हैं? a की जगह हम लोग रख देंगे r की जगह क्या लिख दें? 3/2। और इसकी होल पावर कितनी है? देखो होल पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 गुणे 3/2 गुणे 3/2 और गुणे 3/2 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 16 गया 2 बार। ठीक है, अब आपको गुणा करवा लेना है। 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 3 27, 27 दूनी 54। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा कितना हो जाएगा? 54। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही। और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, जीपी का कौन सा पद? चौथा पद। चौथा पद आपको कितना दिया है? 1/3। अब बताओ चौथा पद 1/3 है तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू आर की पावर 3 लिखा जा सकता है। 10वां पद आपको लिखा है, 10वां पद 243। अच्छा बेटा, अगर 10वां पद 243 है तो 10वें पद को आप बताओ क्या लिखोगे? a इंटू आर की पावर 9। क्या लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अब क्या बताना है? दूसरा पद। आपको पता है दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे? a इंटू आर लिखेंगे। दूसरा पद a इंटू आर, मतलब हमें a इंटू आर की वैल्यू। अब आप कुछ नहीं करिए और समझने की कोशिश करो बेटा। क्या हम इस वाले टर्म को इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इस वाले टर्म को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का भाग करा दें। सर भाग कराने से फायदा क्या होगा? देखो a से a कट जाएगा तो केवल r बचेगा और फिर हम लोग को सॉल्व करने में आसानी। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इक्वेशन नंबर भाग का डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपका a इंटू आर की पावर n बराबर 243 डिवाइडेड बाय a इंटू आर की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/3, है ना। नीचे लगा दे रहे हैं ताकि कुछ ऐसा। a इंटू आर की पावर n 243, a इंटू आर क्यूब बराबर 1/3। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि अब क्या कर सकते हैं सर? अब हम ये कर सकते हैं, ये 3 घूमकर ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, और a से a कट जाएगा। r की पावर 9 में r की पावर 3 कट जाएगी तो r की पावर केवल 6 बचेगी। ये मत सोचना कि 3 से 9 काट दें तो सर 3 आ जाएगा, नहीं। आधार बराबर हैं तो भाग करते समय घातें घटाई जाती हैं। ये मत कर देना कि 3 से 9 काट दिया सर 3 आ रहा है, आप तो 6 लिख रहे हैं। आधार यानी बेस बराबर है तो घातें क्या होंगी? भाग करते समय घटेंगी। 9 में 3 घट गया, r 6 बचे। ठीक है? ये हो जाएगा 243 इंटू 3, 243 गुणे 3 करोगे तो 700। r की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? 729। r की पावर 6 729 हो गया, तो आप जानते हैं r की पावर 6 को हम 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 6। भाई 9 का क्यूब 729 होता है, तुम्हें पता है? 9 की पावर 3 क्या होती है? 729। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 3। अब 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो r की पावर 6 बराबर 3 की पावर 6। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये पद r है, ये पद 3 है। भाई 6 से 6 हट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ से सर हमें r बराबर क्या मिल गया? 3 मिल गया। r की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ। क्लियर? अब अगर बेटा r की वैल्यू 3 आ गई तो क्या हम इस r की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को रख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3 बराबर a की जगह a रखो, r की जगह 3 रखो और 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? सोचो, हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इतना कर रहे हैं भाई, ये बनेगा a बराबर 1/3। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यानी बराबर में हो जाएगा 1/81। नहीं समझ पाए? हमने ये कहा कि भाई a बराबर अगर हमें निकालना है तो ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है 3 की पावर 3, ये जब हम उस तरफ भेजेंगे उस तरफ तो अपॉन में ही जाएगा ना, यानी कि नीचे जाएगा।
3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 नीचे जाएगा तो 27 81 1/8 हो जाएगा। ए की वैल्यू अब आपको मिल गई 1/81, आर की वैल्यू मिल गई, ये देखो ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं समझना, आर की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ से ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी है 1/81, दोनों मिल गए। अब हमें ए इंटू आर चाहिए, क्या चाहिए ए इंटू आर। अगर हमें ए इंटू आर चाहिए तो ए की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/81, आर की वैल्यू कितनी थी 3 थी, 3 से 81 कट गया कितनी बार 22 बार, तो आंसर बनेगा 1/20। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 1/20। राइट आंसर था इस सवाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, देखा पी क्यू आर कैसी श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी, निम्नलिखित में से क्या सही है। अब पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम एक काम कर ले, थोड़ा सा दिमाग चलाया करो, हर एक चीज को सॉल्व नहीं करा जाता। अगर पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में तो हम कोई भी नंबर उठा लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में काम करो, क्या 2 4 8 गुणोत्तर श्रेणी है, चेक करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, हाँ हो सकता है। 1 2 4 भी गुणोत्तर श्रेणी हो सकता है, बोलो 1 दूनी 2 2 दूनी 4, 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये भी गुणोत्तर श्रेणी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आया करे तो आप कोई भी नंबर मान लिया करो, छोटे नंबर मानोगे तो जल्दी आएगा। अब एक क्यों नहीं मानना, क्योंकि बेटा कभी कभी स्क्वायर लग जाता है, जैसे यहीं पर देखो, तो अगर मान लो एक मान लोगे तो एक का स्क्वायर भी एक हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। इसलिए याद रखो कि स्क्वायर स्क्वायर अगर आप देखो तो 1 नहीं माना। सीधी भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो जीपी के केस में आप 3 नंबर मान रहे हैं तो 2 4 8 मान लीजिए, भाई गुणोत्तर श्रेणी में है, मैंने कहा पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 8 है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा कौन सा टर्म सही है, तो ऑप्शन में बस पुट कर लेना आपको, ऑप्शन नंबर ए पे चेक करो जरा, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। देखा क्यू बराबर, क्यू का मतलब 4 बराबर पी प्लस आर, पी प्लस आर का मतलब 8 2 10 बटे 2, जब 5 4 बराबर 5 नहीं, गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया, नहीं आपका ये ट्रू है, गलत है, फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन में पी स्क्वायर बराबर क्यू आर बोल रहा है, पी स्क्वायर बराबर क्यू आर, पी की वैल्यू कितनी थी बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 4, आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 चौको 32 के 4 बराबर 32, बी ऑप्शन भी गलत। सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्यू बराबर, क्यू की वैल्यू कितनी थी 4 बराबर अंडर रूट पी आर, पी की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 दूनी 16, रूट 16 का मान 4, हाँ ये 4 से 4 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड पार्ट। बात समझ में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से लगाना है वैल्यू मान के, ठीक है। जब कभी भी हमारे पास अल्फाबेटिकल वैल्यू आ जाए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल वैल्यू, अल्फाबेटिकल वैल्यू। आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल वैल्यू को तुरंत कन्वर्ट कर देंगे किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में। देखो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा तो अब हमें चीजें आसान, याद रखो अक्षरों से खेलना कठिन है लेकिन संख्याओं से खेलना आसान है, ठीक है। अभी हम अगर आपको ये लिख दें कि रूट ए इंटू बी इंटू सी क्या होगा नहीं पता, लेकिन अगर हम लिख दें रूट 4 गुणे 16 गुणे 9 होगा तो आपको पता है। बस ये बात आपको याद रखना है कि अगर कभी भी हमारे पास अल्फाबेटिकल वैल्यूज आ रही हैं तो हम उसको अपने हिसाब से किस में बदलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में। बस इस बात का ध्यान रखना, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, जो सवाल कह रहा है वैसे ही कर। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इसमें खाली जगह पर इस जगह पे कौन सा पद आएगा। सबसे पहले ये देख लो क्या जीपी है एपी है क्या है। हमने देखा 27 9, 3 से भाग फिर 3 से भाग, यानी ये समझ में आ गया कि ये सीरीज कौन सी है जीपी। यहाँ पहला पद क्या है 27 है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से डिवाइड होगा, 9/27 यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो अब देखो कौन सी जगह खाली, पहली दूसरी तीसरी चौथी, यानी हमें चौथा पद निकालना है। चौथा पद निकालने के लिए a इंटू आर की पावर 3 लगेगी, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं, a की जगह पे क्या आने वाला है 27 आ जाएगा, इंटू आर की जगह कितना है 1/3 हो जाएगा, और पावर कितनी है 3। सॉल्व कर लीजिए तो 27 गुणे 1/3 का क्यूब, बताओ 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 से 27 कट गया तो बताओ क्या आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है A1B पद समांतर श्रेणी में। अब याद करो समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, ये सीरीज एपी, और ये वाली जो सीरीज दी है वो आपका गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या हुआ बेटा जीपी। अब हमसे कह रहा है कि यदि ए है नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी का मान क्या, ठीक है, ए और बी बराबर नहीं है, हमें मान क्या। जरा देखना ए
1 और b, ये किस सीरीज में है? के बाद 1 a और b, ये किस में है? जीपी में है। a और b बराबर नहीं होने चाहिए, a और b का मान तो देखो भाई, अगर हम सॉल्व करने बैठे तो कर तो लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। जो होशियार बच्चा होगा वो सीधा सीधा जाता है, भाई वैल्यू उठाओ। 4 ऑप्शन हमारी आंखों के सामने, एक सही है, बस उसको पकड़ना है कौन सही है। पहला ऑप्शन देख लो क्या लिखा है, 2 और 4। अगर मैंने यहाँ 2 और यहाँ 4 रख दी तो एपी में क्या होता था? अंतर बराबर। अब जरा देखो, 2 1 और 4, 2 और 1 में अंतर कितने का बताओ? 1 का है। और 1 और 4 में अंतर कितने का? 3 का। गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तो सर नहीं हो। जैसे ही हमें ये बात समझ में आ गई, मैंने तुरंत पहले ऑप्शन को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 देखा तो मैंने यहाँ देखा सर, यहाँ -2 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। अंतर सर बराबर होना चाहिए, हम तो देख पा रहे हैं 1 और 1 का अंतर 0, तो इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मैंने इसको भी तुरंत क्या कर दिया? एलिमिनेट। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 पर। जैसे ही मैं ऑप्शन नंबर 3 पे आया तो मैंने देखा कि भाई पहला ऑप्शन, पहली वैल्यू 4 है और फिर 1 है। फिर मैंने देखा 1 और 1 के बीच में अंतर 0 का है, तो यहाँ पर अंतर 3 है। गलत हो जाएगा, यानी तुरंत हमने देखा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, अब एग्जाम में उसको चेक मत करने बैठ जाना, आंसर लगा देना। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए अब आपको पूरी बात समझनी चाहिए। यहाँ पर बताओ क्या है? -2 है, 1 है और ये कितना है? अब आप देख लो जरा, अंतर बराबर होगा। देखो 4 और 1 के बीच में अंतर देखो कितने का है? 4 और 1 के बीच में अंतर है बेटा, यहाँ पर निकालो तो 3 का है। अंतर कितने का है? 3 का है। अब आप यहाँ पर भी देखो तो अंतर 3 का ही है। क्यों? क्योंकि भाई -2 करोगे तो 0 आ जाएगा और फिर +1, अंतर कितने का है? 3 का ही है। आप 1 में से -2 घटाइए, घटाइए तो क्या हो जाएगा? 1 + 2, 1 + 2 का मतलब क्या आ जाएगा? 3। तो अंतर कितने का है? 3 का। और वही वैल्यू नीचे रख के देख लो तो भी सेटिस्फाई कर रही होगी। देखो यहाँ पर हम क्या है, 1 की जगह 1 है, a का मान क्या है? -2 और फिर कितना है? 4। अंतर जीपी में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बराबर होने चाहिए। चेक कर लो, -2/1 बराबर होगा 4/-2, है ना? इससे इसको डिवाइड, इससे इसको डिवाइड। चेक करो, यहाँ पर -2 आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? -2 बराबर। इस तरह से एग्जाम में करना है, हर एक चीज को सॉल्व नहीं करी जाती, थोड़ा दिमाग भी चलाना है। आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन ऐसे देख। अब ये क्वेश्चन आ गया, लिखा यदि 3 संख्याएं जीपी में है जिनका गुणनफल दिया है, योग दिया है, संख्या 3 संख्याएं दी हैं जीपी में, गुणनफल लाना है 216 और योग कितना लाना है? 19। तो हमें ध्यान से देखने पर समझ में आ गया कि भाई तीनों का जोड़ 19 होना चाहिए। ये देखो ये वाली कहानी, जोड़ कितना होना चाहिए? 19। उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 216। तो जोड़ना पहले आसान है, 19 चेक कर लो जरा। 19 चेक करने पे हमने देखा 6 6 12 6 18 होता है, ये 19 नहीं हो पाए। भाई सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा था? 6 6 6। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या था? 6 6 6। अगर सेकेंड ऑप्शन में 6 6 था, अपने को जोड़ 19 चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन सबसे पहले हट गया। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको जोड़ लो, 4 2 6, 27 4 31 2 33, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ा है। यहाँ तो पहले से 54 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, हटा दो। बस यही एक बचा, यही आंसर हो जाएगा। और चाहे तो चेक कर लीजिए, 4 + 6 + 9 क्या हो रहा है? 19 हो रहा है। और मान लीजिए सर ऐसे एग्जाम में 2 ऑप्शन मिल जाते तो हम इनका गुणनफल कर लेते। 4 × 6 × 9 कर लो, 6 चौको 24 या 9 छक्का 54, 54 × 4 216। सर मान लीजिए ये दोनों सिचुएशन 2 ऑप्शन में मिल रहे होते तो आप 4 6 9 देख लो जीपी में है या नहीं है। जीपी चेक कर लो। जीपी कैसे चेक होगी? सेकंड वाले में फर्स्ट वाले से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर आना चाहिए। चेक करिए बराबर आ रहा है क्या? ये 3/2 हो रहा है, हाँ ये भी 3/2 हो रहा है, मतलब ये जीपी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बेटा क्या लिखा है? अनंत श्रेणी। अभी मैंने आपको बताया था कि अनंत पदों का योग बराबर होता है a/1 - r। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान ये सभी लोग। अनंत पदों का योग बराबर a/1 - अब लिखा है 1 + 3/4 + 9/16 अनंत पदों का योग क्या होगा? सबसे पहले हमें यहाँ जरूरत किसकी है? ए की और आर की। ए बराबर क्या है? 1 है। आर बराबर क्या है? 3/4 बटे 1 करोगे तो बताओ क्या आएगा? 3/4 ही तो आएगा। आर की वैल्यू क्या हो गई? 3/4। ए की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करने वाले हैं? सॉल्व। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ए की जगह 1 हो गया, आर की जगह बेटा 1 - 3/4। अब हम और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 3 गया, 1/4 होगा।
4 घूम के कहाँ आ जाएगा, ऊपर। राइट आंसर केवल क्या आ जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जितने एसएससी और यूपीएसआई वाले बच्चे हैं इंपॉर्टेंट लगा लें इस सवाल। क्या क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकते हैं। गेंद प्रत्येक बार अपने का 4/5 गुना पिछले उछाल के बराबर की तुलना में, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी। पहले इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश। मान लीजिए मैंने क्या करा, एक मैंने ऊंचाई कितनी है 500 मीटर की, तो ये मान लीजिए 500 मीटर की ऊंचाई से मैंने ये गेंद को फेंकी। अब ये जो गेंद टप्पा खा के वापस ऊपर आएगी ना, तो ये कंप्यूटर पे डायग्राम बनाना मुश्किल होता है, इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश। ये 500 मीटर मैंने यहाँ पर, ये है फर्श, धरती पर फेंकी। अब ये क्या करेगी, टप्पा खा के ऊपर आएगी। और कितना ऊपर आ रही बेटा, 4/5 गुना। पहली बार में 500 थी, अगली बार में 500 का 4/5 करोगे तो कितना होता है, 400। यानी अगली बार जो आएगी वो केवल और केवल कितनी आएगी, 400 मीटर आएगी। अब अगर ये 400 मीटर ऊपर उछल के आएगी तो अगली बार 400 मीटर नीचे भी जाएगी। ये भाई 400 मीटर ऊंचाई तक आई तो फिर अगली बार 400 मीटर नीचे भी जाएगी। और फिर ये धरती पर टकरा कर उस 400 मीटर का आप कितना, फिर 400 मीटर का 4/5, 400 मीटर का 4/5 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब की ये कितना आएगी, 320 आएगी। और फिर ये 320 नीचे जाएगी ना, और फिर ये 320 का 4/5 ऊपर। यानी ये ऐसे करते 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 चलेगी और कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया इनफाइनाइट टर्म तक जाएगी, अनंत पदों तक जाएगी। तो हमें यही बताना है ये पूरी दूरी, गेंद रुकने तक इसने पूरी कितनी दूरी तय कर ली। 500 नीचे आई, फिर 400 ऊपर गई, फिर 400 नीचे आई, फिर 320 ऊपर गई, ऐसे ये दूरी हमें बतानी। ठीक है, चित्र थोड़ा बहुत समझने की करना। अब सर क्या करेंगे वो देखो, केवल बेटा आपको ये बात समझ लेनी है। कैसे, आप हमें ये बताओ, एक जो टिप्पा लगा है जिसको आप बोलते हैं यहां से यहां तक टिप लगा के ये ऊपर आ गई, एक बार में उसने कितनी दूरी तय करी। भाई एक बार नीचे जमीन पे गई और फिर जमीन से टिप लग के ऊपर आई, तो ऐसे ही तो सीक्वेंस चल रहा होगा। हम ये कह सकते हैं कि आप अगर ध्यान से देखो तो 500 नीचे गई और 400 ऊपर आई, तो बेटा कितना हो गया, 500 प्लस 400 900। यानी एक बार प्रोसेस करने में ये 900 चल के आ गई। ठीक है, अगली बार देखो क्या हो रहा है, अगली बार कितना नीचे गई, 400 नीचे गई और फिर 320 ऊपर आई, है ना। 400 नीचे गई और फिर कितना ऊपर आई, 320। तो 400 और 320 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इस क्रम में चीजें चलती जाएंगी और कहाँ तक जाएंगी, अनंत पदों तक। बस आपको करना क्या है, जब भी ये गेंद वाले सवाल आ जाए तो आपको ये देखना है कि एक बार नीचे जाकर गेंद कितनी ऊपर आ रही। मतलब मैंने 500 नीचे भेजा तो उसका 4/5 यानी 900 ऊपर आ गया। अब अगली बार 900 का 720 बचा। अब आप इनके बीच में डिफरेंस अगर सॉरी रेशियो अगर निकालोगे तो रेशियो तो वही 4/5 ही आएगा। देख लो रेशियो निकाल के, 720/900 कर दीजिए। 18 चौके 72, 18 पंचे 90, यानी कि इनके बीच में जो रेशियो चलेगा ये रेशियो वही आएगा जो आपको दिया है। रेशियो कितना दिया है, 4/5, यानी 4/5। अब आप बताओ, फार्मूला लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, वही तरीका। कौन सा, इनफाइनाइट टर्म तक का योग कैसे निकालोगे भाई, जरा बताओ। इनफाइनाइट टर्म तक का योग एस इनफाइनाइट बराबर या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बराबर a/1 - r लगता है। बस वही लगा लेना अपने को। देखो इस जगह पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म बराबर a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी दी है, 900 दी है। ये 500 मत देखना, 500 से तो बिका, 500 नीचे गया 400 ऊपर आया, यानी पहला टर्म क्या हो गया, 900 पूरा हो गया। 1 - r, r कितना है 4/5। अब आप इसको सॉल्व, ये बन जाएगा 1/5 यानी 900/1/5। ये 5 घूम के ऊपर आ जाएगा यानी गुणा कर देगा। जैसे ही गुणा कर देगा तो 9 पना 45 हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4500 मीटर। ठीक है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है ऐसे सवालों में। और आगे बढ़ो, अब ये क्वेश्चन देखो ये एसएससी मेंस में सवाल आया हुआ है, लेकिन जितने सुपर टेट या टेट की तैयारी कर, देखिए कि आप ऐसे सवालों से बिल्कुल घबराएंगे नहीं। समझने की कोशिश करिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सब आप कॉपी में नोट्स ऐजा बना के चलो। देखो ये क्वेश्चन लिखा है 1 + 10⁻1 + 10⁻2 कहाँ तक जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। और n पदों के लिए आपको ये दे दिया है कि इनका योग इतना हो जाता है 10⁻n। अब हमसे कह रहा है 444 444 तक जोड़ो तो कितना योग हो। अब सर इतना खतरनाक सवाल दिख रहा है एग्जाम में, हम अगर इस सवाल को लगाने बैठेंगे और टाइम वेस्ट होने।
अब हम क्या करें, मैंने अभी आपको एक सजेशन दिया था क्या, कि बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपको लगे कि यार सवाल बड़ा अल्फाबेटिकल वैल्यू लेके चल रहा है, हम लगा पाएंगे कि नहीं, तो आप इस जगह पे देखो यहाँ पर कितने पदों की बात हो रही है, एन पदों की। एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो एन तो कुछ भी हो सकते हैं ना भाई, एक पद है तो भी एन है, दो पद है तो भी एन है, पांच पद है तो भी एन है, 10 पद है तो भी एन है, 15 पद है तो भी एन है। तो हम क्या कर ले, हम यहाँ पर एन को आसान कर देते हैं। मैंने कहा एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, यानी हम आपको कह रहे हैं कि भाई एक पद ले लो केवल, है ना। अगर एक पद लेंगे तो यहां से भी केवल एक ही पद आएगा, एक पद का मतलब केवल 4 आ जाएगा। केवल जब 4 आ जाएगा तो हमारा 4 का योग तो 4 ही रहेगा ना भाई। अगर हम दो पद लेते, मान लो एन की वैल्यू 2 लेते, तो हम क्या कर देते, 2 लेने के केस में हम 4 + 44 यानी कि 88 बना रहे होते। लेकिन मैंने कहा कि आप हमेशा छोटे से शुरू करोगे। एन की वैल्यू मैंने क्या ली, 1। अगर 1 ली तो हमारा सवाल भी एक पद पे ही आएगा, और एक पद की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर हम 4 ले रहे हैं तो हमारा आंसर 4 आना चाहिए भाई, 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। समझ में आ रही बेटा बात। हम एन की वैल्यू मैंने एक ले ली है, एक लेने का फायदा था कि भाई केवल एक पद देखना है, और हमारे ये जो पद दिए हैं उसमें पहला पद केवल कौन है, 4 है। तो अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा केवल। आंसर वही होगा जहां एन की वैल्यू एक रखने पे 4 आ जाए। बात समझ में आ गई, आंसर वही होगा जहां एन की वैल्यू एक रख दें और आंसर 4 आ जाए। पहला ऑप्शन क्या था, 4/9। 10 की पावर एन, एन की जगह पर हम 1 रख दे रहे हैं, तो 10 की घात 1 10, 10 में 1 गया 9, और गुणे एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 4/9 आ जाए। ठीक है, 9 से 9 कट गया, ये हो गया 16/9। अपने को आंसर क्या चाहिए, 4। सर पहला ऑप्शन गलत है, जैसे ही हमने देखा पहला ऑप्शन गलत है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट हटा दिया यहाँ से। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन पे आए, हमें पता है कि भाई एन को 1 लेना है। सेकंड ऑप्शन में 4/81 है, अंदर जाएंगे तो 10 की पावर 1 - 1, और फिर माइनस का 4/9, यही तो है। तो 4/81, 10 की पावर 1 10, 10 में 1 गया 9, माइनस का 4/9, यही तो है बेटा। 9 से 81 गया 9 बार, तो ये 4/9 प्लस का ये माइनस का ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमने सेकंड ऑप्शन हटा दिया। तो ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शन नंबर थर्ड पर। तीसरे ऑप्शन में एन की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। अगर हम तीसरे ऑप्शन में एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, 40/81 बन जाएगा। इधर आ जाएगा 10 की पावर 1 लो, 10 की पावर 1 10, 10 में 1 गया 9। ठीक है, और माइनस का कितना है, 4/9। 9 से 81 गया कितनी बार, 9 बार। अब ये बन गया 40/9 माइनस 4/9। 40/9 माइनस 4/9 में एलसीएम 9 आएगा, ये 40 - 4 हो जाएगा, यानी 36/9 आ जाएगा। 36/9 का मतलब 4 आ गया, और हमें भी क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर अभी तो सी पार्ट हो सकता, अभी हो सकता। मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक ऑप्शन बाकी है। अब हम लास्ट वाले ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को। अगर हम इसको चेक कर लें तो देखो एन की वैल्यू 1 रखो तो 40/9, 10 की पावर 1 10, 10 में 1 गया 9, और माइनस कितना है, 4/9। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 9 कट गया, 40 - 4/9 करिए, एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 चौको 36, 360, 304 में 4 घटा दो 356। ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। जिन बच्चों की बात नहीं समझ में आई है वो और थोड़ा समझ ले। आपने एन की वैल्यू 1 ली थी, सर आप हो सकता है क्वेश्चन रट के आ गए हो ना, भी सोच सकते, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर दो पद ले लेते हैं। दो पद देख लो, एन बराबर क्या ले लें, दो पद। अगर दो पद लेंगे, जैसे ही मैंने दो पद लिया, अब क्या करें, अब हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। 4 + 44, दो वैल्यू ले लो। अगर मैंने दो वैल्यू ले ली 4 + 44, तो इनका हमें योग लेना है ना, जोड़ करके देख लो 4 + 44, यानी कि अब आंसर आना चाहिए 48। क्या आंसर आना चाहिए, 48। एन की वैल्यू 2 रखें तो 48 आना चाहिए। ऑप्शन यही वाला सी वाले में रख के देख लो, 40/81 रखा, 10 की पावर 2 रखो, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 1 गया 99, 100 में 1 गया 99, माइनस का 4 दूनी 8/9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन की वैल्यू 2 ले ली मैं। 9 से काट देंगे तो 9 9 81, 9 से 1 गया 11 बार, 11 चौको 44, 440/9, माइनस का क्या है 8, एलसीएम 9 ही आएगा। घटा दीजिए, 440 में 8 घटाएंगे 432 जाएगा। 9 चौको 36, 7 बचा 72, 9 8 72, देख लो बेटा 48।
बात समझ गए? इस तरह से सवाल करे जाते हैं एग्जाम में, इन्हीं को बोलते हैं स्मार्ट। और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, एक लड़का किसी काम को करने के लिए पहले दिन 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, पहले दिन 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8 ऐसे ले रहा है। उसने 1 तारीख से काम शुरू करा और हमें जाना है 20 तारीख तक। हमें बताओ 20 तारीख तक उसको कुल कितना मिलेगा, यानी हम ये कह सकते हैं हमें 20 पदों का योग चाहिए। क्या चाहिए? 20 पदों का योग। उससे पहले हम देख लें ए बराबर क्या दिया है 1। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? सेकंड में से फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दो, 2/1 यानी कितना आ गया 2। अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए 20 पदों का योग यानी सम ऑफ 20 टर्म। अगर सम ऑफ 20 टर्म चाहिए तो ए आर की पावर n-1 कौन में क्या आ जाएगा आर माइनस। सॉल्व कर लीजिए, ए की जगह 1 रख दीजिए, आर की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 की पावर कितना है 20, फिर -1 कौन में क्या है अपॉन में 2 माइनस। तो ये तो हमारा सीधा सीधा क्या बनेगा 2 की पावर 20। भाई नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 1 है, सब खत्म हो जाएगा, केवल 2 की पावर 20-1 बचेगा। नहीं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी जितने बच्चे एसएससी के हैं, जितने बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, दोनों बच्चे इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाओ, समझने की कोशिश। देखा एक वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब क्या होता है बेटा? ये एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा आपको कितनी दे रहा है? इस वर्ग की भुजा आपको दी गई है 16। ठीक है, डायग्राम अपने हिसाब से सही बना लेना, थोड़ा मुश्किल होता है। 16 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दो। मध्य बिंदुओं का मतलब आया है, इसको मिला, फिर यहाँ से इसको मिला, और ऐसे मिलाकर हम अनंत वर्ग बनाते हैं। फिर हम इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर इसके भी मध्य बिंदु मिला देंगे। फिर क्या होगा? फिर इसके भी मध्य बिंदु मिला देंगे। ऐसे कब तक चलेगा? अनंत तक। लिखा है साफ साफ कि ऐसे आपको अनंत वर्ग बनाने। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का कुल क्षेत्रफल का योग। यानी हम ये बात समझ गए कि यहाँ पर भी हमें अनंत पदों का योग चाहिए, नहीं a/1 - r लगेगा, a/1 - r। और योग किसका चाहिए? क्षेत्रफल का चाहिए। देखो क्या लिखा बेटा, योग किसका चाहिए? क्षेत्र। अब आपको थोड़ी बातें यहाँ पर अलग से समझनी। क्या? सबसे पहली बात अलग हम लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट्स, जिन बच्चों को नहीं पता, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? कि साइड का स्क्वायर, जगह स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एक बात और ये याद रखो कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये भुजा 8 है, ये भुजा 8 है, तो ये भुजा 8√2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, सॉल्व करो 128, और 128 को क्या बोलते हैं? 8√2। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी। क्लियर है? अब आगे की कहानी सर क्या है? फिर आगे की कहानी ये है बेटा कि आप हमें ये बताओ कि सबसे पहले बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या बना। सबसे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 16 थी, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256। पहला क्षेत्रफल 256। अब अंदर बढ़ते हैं, तो अंदर बढ़ने पे अब हमें ये वाला देखना है, ये वाला जिसको हम हाईलाइट कर, ये वाली भुजा निकाल, है ना। इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल देख, अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल देखना है तो कैसे देख, हमें ये बताओ अगर ये पूरा 16 है, ये वाली भुजा पूरी कितनी है 16, आप बताओ ये भुजा 8 हो जाएगी, ये भुजा 8 हो जाएगी, है कितनी हो जाएगी 8। दोबारा से समझ लो चित्र, एक बार दोबारा समझ लीजिए, नहीं कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए जरा सा। हम आपसे बेटा ये कह रहे हैं मैंने ये पहले वर्ग बनाया, ये वर्ग की भुजा कितनी है 16 16 है। अब अगर मध्य बिंदु मिलाओगे तो ये हम जब मध्य बिंदु मिलाएंगे मिड पॉइंट, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ आधा आधा, मिड पॉइंट का मतलब अगर आधा आधा हो तो ये जो 16 है ये कितना बचेगा? केवल 8 बचेगा। ये 16 और, है ना। ये बताइए जिसको हम ये रेड कर रहे हैं, यहाँ यहाँ से ये वाला है, ये 8 होगा, ये 8 होगा। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है वर्ग में, तो ये वाला जो हम ग्रीन कर रहे हैं, ये वाला ये वाली भुजा क्या 8√2 आ जाएगी? आ जाएगी। अब अंदर जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा क्या आएगी 8√2। अगर 8√2 आएगी तो इसका क्षेत्रफल निकालो। कैसे निकालोगे? भुजा का स्क्वायर, 8√2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 108 बनेगा।
अगली जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा भाई। पहला नंबर 256, दूसरा 128, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। हमें तो इनफाइनाइट टर्म चाहिए। हम समझ गए ए की वैल्यू 256 है, अगर हम कहें आर की वैल्यू तो 128 बटे 256 हो जाएगा, और 128 बटे 256 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ए यानी कि 256 बटे 1 माइनस आर यानी 1 माइनस का 1/2, ये हो जाएगा 256 बटे 1/2, और ऊपर जाएगा तो 256 गुणे 2 हो जाएगा, तो 256 गुणे 2 कितना होता है, 512। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, 512 सेंटीमीटर। इस क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, देखा है 8 + 88 + 8 ट्रिपल बार बना हुआ है, यानी 3 टाइम 8 है, और फिर ये n पद होता है। अभी मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया कि बेटा जब भी ऐसे नंबर आ जाए तो आप समझ लो कि अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें, मतलब अगर हम एक पद लेंगे, अगर हम एक पद लेंगे तो बताओ पहला पद क्या है, 8 है, तो जिस आंसर में या जिस ऑप्शन में 8 आंसर आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन चेक करते जाओ जल्दी से, जितनी तेज आप आंसर चेक कर लोगे उतनी तेज आंसर बन जाएगा। पहला 8, n की जगह क्या करना है, 1 रखना है, तो ये बन जाएगा 10 - 9 डिवाइडेड बाई 81, है ना। ये बनेगा बेटा 8 गुणे 1/81। ये तो सर पहला ऑप्शन गलत है, तो पहला क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन गलत है, हटा दो। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े, दूसरे ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, 8, तो सही क्वेश्चन हम आपके लिए बड़ा कर देते हैं, लगता है आपको नहीं दिख। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, तो बेटा n की जगह अगर 1 लोगे तो ये n+1 यहाँ पे लिखा हुआ, n+1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 8 10 की पावर 2 -10 माइनस का 9 बटे में क्या है 81। 8 लाना है, भूलना नहीं, चेक करो इसको। 8 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, -10 - 9 यानी कि 19 बटे में कितना 81। 100 में 19 घटाओ, 81 से 81 कट गया, कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर तो दे रहा है, लेकिन अभी हम जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाएंगे, अभी हमें 2 ऑप्शन और चेक, तीसरा और चौथा। तीसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम तीसरे ऑप्शन पे पहुंचे तो हमें दिखा क्या है, 8 10 की पावर n-1 माइनस, चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। n की वैल्यू 1 रखने पर ये मिलेगा 8, 10, एक में एक गया, एक में एक गया 0, तो 10 की घात हो गया 0 माइनस का 10। तो पता है किसी भी नंबर की घात अगर 0 है तो वो 1 बन जाता है, 1 - 10 और बाहर 8, ये हो जाएगा 8 इंटू माइनस का 9, ये माइनस का 72 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन, और क्या है 8 ब्रैकेट के अंदर 10 n+1, n+1 का मतलब 1+1 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में कितना है 10 है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 में 10 गया 90, ये तो बन जाएगा 720, और अपने को क्या चाहिए था 8 चाहिए, तब ये भी गलत है। तो इस तरह से एग्जाम में आप सॉल्व करके राइट आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया 600 मीटर ऊंचाई से फेंक रहे हैं, तो 600 मीटर ये कितना वापस आ रहा है 2/3, तो 600 में 2/3 वापस लेके आओ, 600 का 2/3 यानी कि कितना हो जाएगा 400। तो इसका मतलब है कि एक बार की दूरी 600 नीचे गई 400 ऊपर आई, यानी कि पूरी कितनी हो गई 1000 हो गई। तो ये हमारा पहला टर्म मिल जाएगा, यानी ए की वैल्यू 1000, और मैंने कहा था जितना हिस्सा ऊपर आएगा वही आर कहलाएगा, तो आर की वैल्यू क्या है 2/3। कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू a/1, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1000, आर की वैल्यू 1 - 2/3, सॉल्व कर लीजिए तो 1000 3 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1/3, 3 ऊपर हो जाएगा तो 1000 इंटू 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा 3000। ठीक है, अभी मैंने इसको डिस्क्राइब करा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये देख लो, देखा है कि 11 + 103 + 1005, और फिर कहाँ तक जा रहा है n। करने को हम कैसे कर सकते हैं, देखो इस सवाल को करने का ये तरीका था, अगर हम बेसिक की बात करें कि भाई 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, और 103 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर + 3।
1005 को हम लिखेंगे 10 का क्यूब प्लस 5, ऐसे ऐसे सीरीज चलेगी। अब यहाँ पर दो सीरीज बन जाती, क्या, एक 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3 और ऐसे। और दूसरी सीरीज ये 1 + 3 + 5 की बन जाती, 1 + 3 ना। करने का बेसिक पार्ट तो ये था, लगाएंगे आंसर आ जाएगा। एक बार जीपी लगेगी, नीचे वाले में एपी लगेगा और दोनों को फिर फाइनली जोड़ दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर आप ये करोगे तो फिर ये तो वहाँ बैठ के कई बच्चा कर रहा होगा, फिर फायदा क्या कि आप यहाँ पर हमसे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ें आसान करने के लिए मैंने कहा n पद है, n पद को हम 1 पद मान लेते हैं। अगर 1 पद है तो बताओ पहला पद यहाँ पे क्या है, 11 है, यानी कि हमें बस 11 चेक करना है, जिस ऑप्शन में 11 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जल्दी से चेक कर लो, पहला ऑप्शन हम चेक कर ले, 10/9, n की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 + 1 11, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराओ 11 दाम में 110/9 + 1, 11 नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब आते हैं बी वाला ऑप्शन, n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ध्यान रखना क्या है, 10/9, 10 की पावर n यानी कि 10 -1, n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10/9 इंटू 10 में से 1 गया 9, प्लस कितना है बेटा 1, 9 से 9 कट गया, 10 और 1 11, 11 मिला, 11 ही ढूंढ रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर अभी के लिए बी होगा, लेकिन मैंने कहा कि आप एग्जाम में चेक जरूर करें कि भाई अगला ऑप्शन वो भी चेक कर लो। देखो क्या, एन की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, और आना क्या चाहिए 11 आना। ये ऑप्शन जरा देख लो, 10/9, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 और 1 11, प्लस का मतलब हो जाएगा 1, 9 से 11 कटेगा नहीं, यानी ये भी आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, 10/9, 10 की पावर 1 10, 10 में 1 गया 9 और प्लस n, 9 से 9 कट गया, 10 और 1 11, सर ये भी 11 आ रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं, कौन कौन, बी और, क्या समझ में आ रहा है कि हमारे अब यहाँ दो ऑप्शन बन गए हैं, बी और डी, जो दोनों 11 दे रहे हैं। मैंने कहा था बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा, अब क्या करोगे, मैंने कहा अगर n की वैल्यू एक बार रखने पे n की वैल्यू 2 रख लेंगे, चेक कर लेते हैं, अगर हम 2 टर्म ले लेंगे n की वैल्यू 2 ले लीजिए, n बराबर मैंने 2 लिया तो 2 टर्म में क्या आ जाएगा 11 + 103, 103 में 11 जोड़ दो तो 114 बन जाता है, यानी अब 114 आना चाहिए, दोनों में से जिसमें 114 आ जाएगा वो आंसर बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, 10/9 अंदर 10 की पावर n यानी 10 का स्क्वायर -1 प्लस n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 10/9, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 में से 1 गया 99, प्लस कितना है 4, 9 से 99 कितनी बार जाएगा 11, 11 दाम में 110 + 4 114 मिल गया, यानी अब हम कह सकते हैं श्योर हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा पार्ट होगा, बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पार्ट होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का सेशन? बात एकदम सही है बेटा कि एपी जीपी टफ होता है, जिसमें जीपी तो खास करके टफ होता है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, छोटी छोटी बातें समझा। का पीडीएफ अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आज अपलोड नहीं हो पाता है तो कल तो अपलोड होगा ही होगा। और नंबर सिस्टम में बस कुछ बेसिक सवाल और बचे हैं, तो ये मे बी कल तक आपका टॉपिक पूरा नंबर सिस्टम हम खत्म कर देंगे। इसके बाद पूरा आपको एक पीडीएफ मिलेगी कंप्लीट टॉपिक की, जिसमें सारे तरह के सवाल होंगे, आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, आपको घर पे वो प्रैक्टिस करना। आज का सेशन कैसा लगा? आज के सेशन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू आप सभी।